हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लगातार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ ला रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में हम हल करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी असुविधा होती है तो उसे अगले वीडियो में सुधारा जा सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना केवल PDF के माध्यम से आपको प्रश्न हल करवाए जाते हैं, बल्कि आपको उसका सिलेबस भी पढ़ाया जाता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये बेहतरीन वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, घरेलू खपत। घरेलू खपत इज़ द राइट आंसर। कैसे, कुछ जानना चाहते हैं तो विस्तार से समझ लीजिएगा फटाफट के अंदाज में। सामूहिक खपत का संबंध उस खपत से है जो किसी समूह द्वारा की जाती है। व्यक्ति परिवार में एक समूह के रूप में निवास करता है तथा परिवार के सभी सदस्यों की निर्भरता व्यक्ति के ऊपर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घरेलू खपत। सामूहिक मतलब एक व्यक्ति कमाता है, सभी लोग खाते हैं, तो वो कैसी खपत हुई? घरेलू खपत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? GNP साधन लागत पर, या फिर GNP बाजार कीमत पर, या फिर NNP साधन लागत पर, या फिर NNP बाजार कीमत पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, NNP साधन लागत। क्या है NNP? समझ लेते हैं। NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, तो समझ लीजिए इसके बारे में कुछ। साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। यह उत्पादन के अभिकरणों द्वारा उत्पादन क्रिया में भाग लेकर प्राप्त हुई आय होती है, जैसे वेतन, रेंट, लाभ आदि। तो आपका राइट आंसर है NNP। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि भारत सरकार को इनमें से निम्न में से सबसे ज़्यादा किसमें से लाभ प्राप्त होता है, या फिर राजस्व विभाग को सबसे ज़्यादा पैसे या टैक्स किससे मिलता है? बिक्री कर पे, उत्पाद शुल्क पे, आयकर पे, या फिर कंपनी कर पे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आप आयकर, इनकम टैक्स, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से, है ना, राज्य सरकारों को सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति बिक्री कर से होती है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा आयकर जो है वो इनकम टैक्स, जो सभी लोग जो आयकर मतलब जिनकी ज़्यादा इनकम है वो आयकर देते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा लाभ प्रदान करती हैं, या जिनको ज़्यादा लाभ होता है, या फिर जो बैंक वगैरह से लोन लेके करती हैं, तो वो कंपनी कर में आती हैं। उत्पाद शुल्क, जब कोई कंपनी किसी चीज़ को बनाती है उसके लिए जो वो शुल्क देती है वो उत्पाद शुल्क होता है। तो जो सरकार होती है उसको सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा वो आपका प्राप्त होता है बिक्री कर से। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? किसी वस्तु को बेचने, जैसे अलग अलग देश से लोग आते हैं, कंपनियां आती हैं, प्रतिनिधि आते हैं, वो अपना जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो सबसे ज़्यादा सरकार को उसी से
बिक्री कर से सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ये बहुत ही सामान्य ज्ञान का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? 2019, 20, 21 या फिर 22? 19 तो है नहीं, 20 है नहीं, 21 है नहीं, तो बचा आपका ऑप्शन एक ही, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2022 में। भाई 2019 में तो हम पीछे तो जा नहीं सकते, है ना, तो आपका बचा केवल आपका ऑप्शन 2022। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या फिर बॉन्ड? इसका राइट आंसर क्या है? तो पहले कुछ बात समझ लेते हैं, इसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। स्वीकार्यता के आधार पे, है ना, पैसे के स्वीकार करने के आधार पे पैसे दो वर्ग में विभाजित किए गए। एक वह जो कानूनी निविदा पर है या जिसे बोलते हैं संविदा पर, तथा दूसरा वैकल्पिक। तो कानूनी निविदा कानून द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्त में से चेक, है ना, चेक क्या होता है? एक वैकल्पिक मुद्रा है। तो अगर आपको कहीं भी इसमें चेक दिख रहा हो तो आपका वही आपका राइट आंसर है। सिक्का तो है ही, नोट तो है ही, बॉन्ड तो है ही, है ना, लेकिन वैकल्पिक मुद्रा के रूप में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? चेक, है ना। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो लोग जिन्हें ज़्यादा पैसे का लेन देन करना होता है वो किससे करते हैं? चेक के द्वारा करते हैं। वो एक क्या है? वैकल्पिक मुद्रा के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन में आगे। दिया है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? किस योजना में, मतलब कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें जितना लक्ष्य बनाया गया था दर को, उससे विकास दर उससे कम थी? तो इसका राइट आंसर क्या था? 8वीं, चौथी, 5वीं या फिर 7वीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना। हुआ क्या था इसमें? लक्ष्य जो बनाया गया था वो 5.7 था, जबकि वास्तविक विकास दर कितना रहा था? 3.3 था, है ना। कब शुरू हुआ था? तो 1969 से 1974 तक रही थी। पूछा जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1969 से 1974 तक थी, है ना। 5 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखिएगा आपका ये चौथा है। विकास दर कितनी, लक्ष्य कितना बनाया गया था? 5.7%, लेकिन थी कितनी विकास दर? वास्तविक जो विकास दर थी वो कितनी थी? 3.3% थी। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? याद रखिएगा, हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये तैयार कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है, संविधान कब बनकर लागू हुआ था, तो याद रखिए 29 अगस्त 1947 को, है ना, संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण पूरा हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह बनके तैयार हो गया था, जिसमें 2 वर्ष, है ना, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये आप जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, कौन है? भारत की जनता, संविधान, संसद या फिर संसद और राज्य की विधायिकाएं? इसका राइट आंसर क्या है? तो पहले कुछ समझ लेते हैं। भारत क्या है? आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या फिर इसे प्रजातांत्रिक देश भी कहते हैं, है ना। इसकी समस्त शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना दे, है ना, जिसे चाहे उसे रोड पे ला सकती है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, जनता, भारत की जनता। दिया है अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय?
इसका राइट आंसर क्या है? तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। शिक्षा संबंधी विषय संविधान की अनुसूची 7 के समवर्ती सूची में वर्णित है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? आपको सारे संविधान में जितने संशोधन हुए, जितने अनुच्छेद, सबका वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 33। कैसे समझ लेते हैं? अनुच्छेद 33 क्या है बाबू? है ना, संसद सदस्यों को सशस्त्र बल, है ना, के जवानों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद नंबर 33। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? इसका राइट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद इसका राइट आंसर आप देंगे। इसके बारे में कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। भारतीय संविधान संपत्ति को मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखता। 1977 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा समाधान के संदर्भ में प्रयास किया गया। अनुच्छेद 300A द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कोई व्यक्ति विधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये कैसा अधिकार बन गया, है ना? अब बात आएगी ये कैसा अधिकार बन गया। तो इसे कहाँ से हटा दिया गया भाई? इसे ध्यान दीजिए। तो इसे हटाया कहाँ से गया था? इसे हटाया गया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं था, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या है? मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों आगे। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना या फिर राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को, केंद्र को दिशा निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर आपका लोक कल्याण राज्य की स्थापना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? पूछ रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है वही आपको बताना है।
तो क्या होगा? कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, या फिर कुल मतदान का 66% या फिर कुल कराए मतदान का 50% या फिर कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत राष्ट्रपति के विजयी उम्मीदवार के लिए क्या ज़रूरी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या है तो पहले कुछ जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को विजय हासिल करने के लिए 50% से अधिक वोट या फिर कुल वोटों का बहुमत पाया जाना आवश्यक है ना? तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, या फिर विश्व में शांति एवं एकता लाना, या फिर शक्तिपुंजों से तटस्थता, या फिर तृतीय विश्व युद्ध की शक्ति होना। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है कि विश्व में शांति एवं एकता लाना, शक्ति पूंजों से तटस्थता, या फिर अपनी नीति को चुनना। पहले गुट निरपेक्षता के बारे में जान लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का उदाहरण है। आगे बढ़ जान लेते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी, जिसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, है ना? तो तटस्थता नहीं लाना है, विश्व में क्या करना है? शांति और एकता लाना है। बढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत को राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनाया गया था? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1947, 1950 या फिर 1954? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत 1945 से ही राष्ट्र संघ का सदस्य है, जबकि इसके 2 साल बाद वर्ष 1947 में भारत क्या हो गया था? आज़ाद हुआ था। तो 1945 आपका राइट आंसर है। भारत कब बना था ये याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा बाबू कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में बना था, जिसके कुछ सालों के बाद यानी कि 2 साल के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। किससे मिली थी ये तो आप जानते ही हैं, अंग्रेज़ों से मिली थी भाई, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या फिर व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है प्रतिबंधों की समाप्ति करना, साथ ही साथ वैश्विक व्यापार में भारी मात्रा में बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं वीडियो में आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखिएगा कि खेल क्षेत्र में किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, या खेल के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण, मतलब ये द्रोणाचार्य जो होता है वो शिक्षकों को दिया जाता है ना? इसमें क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है। आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार 1985 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? देखिए अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है खेल में ही, लेकिन याद रखिए ये आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है प्रशिक्षण के लिए, मतलब जो खेल को सिखाते हैं तो उसके लिए, सिखाने वाले के लिए कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा चुना जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा चुना जाना प्रारंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल,
या फिर स्वीडिश सेंट्रल बैंक या फिर नोबेल कमेटी या फिर विश्व बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो जानना चाहते हैं तो बता देता हूं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। इस बैंक ने 300वीं वर्षगांठ पर 1968 में इसकी शुरुआत की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। स्पेल ऑन द टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर या फिर सैयद माउंटेन गोमेरी या फिर अतुल सेठी। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखा गया था? सर सैयद माउंटेन गोमरी, है ना। याद रखेंगे, सर सैयद नाम आधा दिया हुआ है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ... में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया था। कहाँ स्थित है वही आपको बताना है। गुवाहाटी असम, कटक उड़ीसा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर सी। समझ लेते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है को 3 जनवरी 2019 को एक अधिकृत आव्रजन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर तजाकिस्तान, या फिर दूसरा है चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी चीन, रूस, मंगोलिया, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या फिर डी चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसका राइट आंसर क्या है? ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन उपर्युक्त में कौन कौन शामिल है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कब किया गया था इसे? 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। दिया है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, पारसेक दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हालांकि प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सा पूछा है आपसे? तो याद रखेंगे, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है दोस्तों, है ना। खगोलीय इकाई के द्वारा सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है। विटामिन B6 का नाम क्या दिया? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर साइनोकोबालमिन या फिर राइबोफ्लेविन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पायरिडॉक्सिन, जो इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपके हिसाब से बहुत ही आसान होने वाला है। मुझे लगता है आपको ये आता ही होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है वो है न्यूटन। कब किए थे? 1687 में। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DTP का विस्तार करें। फुल फॉर्म आपको बताना है, तो याद रखिए इसका बहुत आसान भाई। इसका DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर कहीं दिख रहा है तो फटाफट मारिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि और बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो हमारे इसी चैनल पे आपको समझाए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
कि दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? आपको वही बताना है ना। इसका राइट आंसर क्या है? दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? आपका 47 नंबर का क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, मैं सबके बारे में आपको बता देता हूँ बाबू। साइट्रिक अम्ल क्या काम करता है ना, ये धातु को साफ करता है। बेंजोइक अम्ल क्या करता है? दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। फार्मिक अम्ल जीवाणुनाशक होता है और एसिटिक अम्ल क्या होता है? विलायक के रूप में होता है। तो आपके पास जो बेंजोइक है वही आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र के साथ, मस्तिष्क के साथ, मेरुरज्जु के साथ या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ? इसका राइट आंसर क्या है? इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते? इसका निर्माण करते हैं मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मस्तिष्क। आप मेरुरज्जु भी बता सकते हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से क्या बताएंगे? मस्तिष्क। आगे बढ़ेंगे। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ये बहुत ही आसान है। आपको बिना सोचे समझे आनुवांशिकता पे मार देना है, क्योंकि यह क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग। एक आखिरी क्वेश्चन जो है बाबू, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर महमूद गजनवी या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कब? 380 से 412 ईस्वी में उनके दरबार में आया था। फाहियान बौद्ध मतावलंबी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई इस वीडियो में असुविधा होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय।